हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि साहित्य जनता का चित्र प्रतिबिंब होता है, अर्थात समाज में जो भी घटित होता है साहित्यकार वही समाज के सामने रखता है। ऐसे ही साहित्यकारों से मिलाने का हमारा ये कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिन साहित्यकारों से रूबरू हो जा रहे हैं वे केवल हमारे फरीदकोट शहर के ही नहीं बल्कि पंजाब के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं। आज हम डॉक्टर प्रोफेसर निर्मल कौशिक जी से, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट बृजेंद्रा कॉलेज फरीदकोट से, मिलने जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि सर अपने विशेष समय से समय निकालकर हमारे बीच रूबरू हुए हैं। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि कृपया अपने जन्म, शिक्षा और हिंदी में आपकी रुचि कैसे बढ़ी, उसके बारे में हमारे दर्शकों से आप कृपया परिचय करवाएं। हाँ, मुकेश जी, मेरा जन्म जिला जालंधर के एक छोटे से गांव मंगवाल में हुआ। 1953 में पंडित करमचंद शास्त्री और माता शीला देवी के घर में मैं दूसरी संतान थी। और गांव में कुछ वर्ष बिताने के बाद मेरे पिताजी फिरोजपुर आ गए। वहाँ उनका ननिहाल था। उन्होंने सनातन धर्म सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बतौर संस्कृत अध्यापक आजीवन काम किया और वहीं पर मुझे अपना अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। 11वीं कक्षा के बाद मेरी पढ़ाई किन्हीं कारणों से रुक गई और मैंने प्राइवेट पढ़ने का निर्णय लिया और मैंने प्रभाकर, जिसे ऑनर्स इन हिंदी कहते हैं, उसकी परीक्षा पास की और उसके बाद मैं एक प्राइवेट स्कूल में हिंदी अध्यापक के तौर पर नियुक्त हुआ। बाद में किसी ने मेरा मार्गदर्शन किया कि आपको टीचर्स ट्रेनिंग करके सरकारी स्कूल में नौकरी करनी चाहिए। तो मैंने 3 वर्ष के बाद कोटी में परीक्षा पास की और मुझे सरकारी स्कूलों में नियुक्ति मिल गई। ज़्यादातर समय मैंने फिरोजपुर के सैदावाला मिडिल स्कूल में व्यतीत किया। ये स्कूल मेरे लिए इसलिए सौभाग्यशाली रहा कि मैंने वहाँ रहकर अध्यापन के साथ साथ अध्ययन भी जारी रखा। उसमें मैंने बीए पास किया, एमए हिंदी पास की और इसी बीच मैंने अवकाश लेकर, बिना वेतन का अवकाश लेकर और विभाग की स्वीकृति प्रदान करके एमफिल गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से पास की। वहाँ मेरा संपर्क वहाँ के बहुत ही विद्वान प्राध्यापक डॉक्टर हरमिंदर सिंह बेदी जी से हुआ और उनकी प्रेरणा से ही मैंने पीएचडी का रजिस्ट्रेशन करवाया। वहाँ तब विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ थे। उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया और इसी बीच मैंने एमए संस्कृत भी पास किया। तो डॉक्टर बेदी जी का सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिलता रहा और मेरे पीएचडी का कार्य भी संपन्न हो गया। तो इस दृष्टि से मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि ज्यों-ज्यों मैं आगे बढ़ता गया मेरा राह खुलता गया। मुझे ऐसा वातावरण मिलता गया, ऐसे लोग मिलते गए जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन भी किया और मेरा प्रोत्साहन भी बढ़ाया। जी सर। अच्छा सर, आपने एक हिंदी शिक्षक के रूप में पढ़ाया है, उसके बाद आपने कॉलेज में भी अध्यापन किया है। तो सर, अब तक मेरा पहले ये सवाल है कि आपकी जो पहली पुस्तक हिंदी की कौन सी रही सर? और हिंदी में लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? जी, जब मैं फिरोजपुर में था और सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल मिडिल सैदावाला में मैं पढ़ा रहा था, जी सर। तो उस समय हमारे फिरोजपुर में एक वातावरण था कि कुछ साहित्यिक संस्थाएं जी। साहित्य के लिए काम कर रही थी।
उनमें पंजाबी के लेखक भी थे, हिंदी के लेखक भी थे, उर्दू के लेखक भी थे। जी सर। तो उस संस्था का नाम था साहित्य संगम। जी। तो एक दो मित्रों के अनुरोध से मैंने वहाँ पर सदस्यता ग्रहण की, साहित्य संगम का सदस्य बना और उनका जनरल सेक्रेटरी भी रहा। और उनके लिए मैंने काफ़ी काम किया। तो उस समय मेरा एमफिल का काम भी चल रहा था। जी सर। तो एमफिल का काम करते करते डॉक्टर हरमिंदर सिंह बेदी जी की प्रेरणा से जब मेरा एमफिल का कार्य संपन्न हुआ तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आपका काम बहुत अच्छा है। मैंने भाई गुरदास जी के कवित्त सवैयों में सामाजिक नैतिकता पर काम किया था। जी सर। तो डॉक्टर बेदी ने कहा कि आपका ये काम बहुत अच्छा है, सराहनीय कार्य है और ये हिंदी का पहला कार्य है। जी। भाई गुरदास जी पर, उनके कवित्त सवैयों पर। जी सर। उनकी वारां पर तो बहुत काम हुआ था, लेकिन कवित्त सवैयों, क्योंकि वो ब्रजभाषा में थी जी। और उनकी लिपि गुरुमुखी थी, तो ऐसा कोई विद्वान जिसको गुरुमुखी भी आती हो और उसको ब्रजभाषा भी आती हो, काम कर सकता था। जी सर। तो बेदी जी ने ये काम मुझे सौंपा, क्योंकि मैं संस्कृत का भी विद्यार्थी रहा हूँ, हिंदी का भी विद्यार्थी रहा हूँ और पंजाबी भी मेरी मातृभाषा है। तो संयोगवश ये रचना मेरे हाथ लगी। तो बेदी जी ने मेरा मार्गदर्शन किया अच्छे ढंग से और मेरा जो शोध प्रबंध था वो काफ़ी अच्छा तैयार हुआ। बेदी सर ने अपनी एक जीवनी है, वो अभी आत्मकथा उन्होंने लिखी, लेखी आवापात, तो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। जी 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 हाँ, वो आप उनके पहले स्कॉलर रहे हैं। जी जी, मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि मैं पीएचडी का उनका पहला विद्यार्थी था। जी जी सर, बिल्कुल। और इसीलिए उनकी इच्छा थी कि मैं इस विद्यार्थी से, शोधार्थी से कुछ ना कुछ ऐसा काम करवाऊं जो कि मील पत्थर साबित हो। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने पूरी मेहनत की इस काम को करवाने में। और मैं क्या बताऊं, मेरा तो उनका काफ़ी साथ रहा। मैं कई बार उनके घर पे भी रुकता था, तो हम सुबह शाम सैर करने के बहाने चर्चा करते थे इस विषय पर। तो काफ़ी संयोगवश मेरा एक मार्गदर्शन हुआ अच्छे ढंग से। मतलब आप एक अध्यापक के साथ साथ एक अच्छे शोधार्थी भी रह चुके हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं आप। हाँ, क्योंकि मेरा फिर जो शोध कार्य में लगन लगी तो फिर बेदी जी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं, आपको पीएचडी करनी चाहिए। तो डॉक्टर मेघ ने भी यही कहा कि अगर बेदी जी आपके अनुसार ये इनको पीएचडी करनी चाहिए तो फिर आप इनकी रजिस्ट्रेशन करवा दो। तो फिर बेदी जी ने मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया। तो मैं अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को जो अध्यापक भी मिले वो बहुत अच्छे सुयोग्य अध्यापक मिले। पहला काव्य संग्रह आपका कौन सा था सर? क्या पहली पुस्तक आपकी? हाँ, मेरी पहली पुस्तक तो आप कह सकते हैं कि हमारे कुल के इष्ट हैं बाबा बालक नाथ जी। फिरोजपुर में रहते हुए मैंने 1984 में एक उनकी पुस्तक, लघु पुस्तिका सिद्ध जीवन गाथा लिखी थी। वो छोटी पुस्तिका थी लेकिन उससे मेरा मनोबल बढ़ा कि मैं, क्योंकि उस पुस्तक को लोगों ने बहुत पसंद किया, तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ा। कुछ साहित्य संगम के जरिए मेरी कविताएं लिखने का जो अभ्यास था वो चलता रहा। तो सबसे पहली पुस्तक जो मेरी आई कविता की वो थी शब्दों की अर्चना। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि इस पुस्तक को प्रकाशित करने में भाषा विभाग पंजाब ने मुझे अनुदान भी दिया। क्या बात है। मेरी पहली पुस्तक थी, काव्य पुस्तक थी, और उस पर भाषा विभाग की ओर से अनुदान मिलना मेरे, हाँ, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो वो बहुत अच्छी पुस्तक है मेरी, और उसके नामकरण पर बहुत लोगों ने मुझे बधाई दी कि आपने नाम बड़ा अच्छा रखा है, शब्दों की अर्चना। मतलब पाठकों का ये आपकी मतलब प्रतिक्रिया बहुत अच्छी मिली मुझे। तो इसके साथ साथ ही जब मेरा एमफिल का कार्य संपन्न हुआ तो बेदी जी के आदेश से या कह लो उनके मार्गदर्शन से या उनके परामर्श से मैंने अपना एमफिल का शोध कार्य भी प्रकाशित करवाया। वो सूर्य प्रकाशन दिल्ली से, बहुत अच्छी संस्था है प्रकाशन की, सूर्य प्रकाशन पुरानी संस्था है, उन्होंने फिर वो मेरा शोध लघु प्रबंध जो है वो प्रकाशित किया और वो बहुत, आप कह सकते हैं कि प्रसिद्ध भी हुआ। तो
वो जो मेले लगते हैं, पुस्तक मेले लगते हैं दिल्ली में, उनमें वहाँ पर प्रदर्शनी में भी रखा गया मेरा शोध कार्य। जी सर। तो वहाँ कुछ विद्वानों की मेरी को अनुशंसा भी मिली कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं आपको एक रोचक घटना बताता हूँ कि उस मेले में, पुस्तक मेले में दिल्ली में, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ भी गए एक बार। जी। तो वहाँ सूर्य प्रकाशन के स्टॉल पर मेरी ये भाई गुरदास व्यक्तित्व और कृतित्व रचना जो थी वो पड़ी थी। जी सर। तो अब डॉक्टर मेघ को बड़ा शौक है नई नई किताबें देखने का, पढ़ने का, खरीदने का। तो उन्होंने वो किताब वहाँ से खरीदी। जी। उनका शौक देखिए। तो उन्होंने किताब खरीदी तो उन्होंने आकर डॉक्टर बेदी जी को बधाई दी जी। कि आपके शिष्य की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई है। बेदी जी को तो पता ही था। जी। तो उन्होंने कहा हाँ जी बहुत अच्छा काम था, तो इसलिए मैंने उनको सलाह दी थी कि आप प्रकाशित कराएं। तो उन्होंने प्रकाशित कराया है। तो डॉक्टर मेघ बहुत बहुत खुश हुए। जब मैं कभी यूनिवर्सिटी जाता था तो डॉक्टर मेघ ने मुझे विशेष रूप से ऑफिस में बुलाकर बधाई दी और कहता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और डॉक्टर मेघ ने मुझसे एक प्रतिज्ञा ली थी। जी सर। मुझे आज उनकी याद आ रही है। आज वो इस संसार में नहीं है, जी सर। लेकिन उनकी देन बहुत है हिंदी साहित्य में भी और हिंदी समाज में भी। तो उन्होंने मुझसे एक प्रतिज्ञा करवाई। कहते कौशिक मेरे सामने आप एक प्रतिज्ञा लो, इस ज्ञान की ज्योति को बुझने नहीं दोगे। जी। तो मैं उनके आगे क्या कहता। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आपका आशीर्वाद है, ये तो आपका आशीर्वाद दे दिया आपने कि मैं ज्योति बुझने नहीं दूंगा। जी सर। तो मुकेश जी आप यकीन मानिए, उन्हीं को स्मरण करते हुए मैंने अपनी कलम को विराम नहीं दिया, क्योंकि मैंने इतने बड़े विद्वान के सामने प्रतिज्ञा ली हुई है। बिल्कुल सर। तो उसको मैं जुठला नहीं सकता। यही कारण है कि आप मतलब लगभग 70-80 की आयु में भी अब तक निरंतर लिखते जा रहे हैं, जो कि साहित्य को भी एक बहुत बड़ी देन है आपकी। मुकेश जी मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं कि लेखक खुद नहीं लिखता। जी सर। कोई ऐसी प्रेरक शक्ति होती है, जी। दैवी शक्ति होती है जी। जो उसे लिखवाती है, जी सर। बिल्कुल। उसके अंदर विचार पैदा करती है, जी। तब लेखनी चलती है। कहते हैं ना कि उस ईश्वर के हुक्म के बिना तो पत्ता तक नहीं हिल सकता। जी। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो फिर ये नाचीज कैसे कुछ कर सकता है। जी सर। बिल्कुल सर। अब तक आपकी लगभग कितनी पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, या कितनी पुस्तकें प्रकाशन विहीन हैं जो हमारे पाठकों से आने वाले समय में रूबरू होगी? हाँ, मैं आपको बताते हुए खुशी भी महसूस कर रहा हूं और माँ सरस्वती का धन्यवाद भी करता हूं कि इन्हीं की आशीर्वाद से, इनकी प्रेरणा से ही मैंने अब तक लगभग 65 पुस्तकें 65 पुस्तकें आपने हाँ पंजाब के हिंदी साहित्य को हाँ प्रदान की है। लिखी हैं। हाँ जी सर। और पाठकों ने उसकी अनुशंसा भी की है। जी। पाठकों ने उसके लिए बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं दी हैं, सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं। जी। देखो लेखक को और कुछ नहीं चाहिए, उसे प्रोत्साहन चाहिए। जी सर। बिल्कुल। अगर लेखकों की ओर से प्रोत्साहन मिलता है तभी वो अगली पुस्तक की तैयारी करता है। जी। जी बिल्कुल। तो ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद मानिए आप, या लोगों की शुभकामनाएं कहिए, या बड़े बुजुर्गों का, अध्यापकों का आशीर्वाद कहिए, जी। ये उसकी वजह से 65 पुस्तकें मैंने प्रकाशित की हैं। और इसके साथ साथ 4 पुस्तकें मेरी अभी पांडुलिपि के रूप में तैयार हैं, जी। जिनमें से 2 की मेरी तैयारी हो चुकी है, जी। वो प्रेस में जाने वाली है। इसके साथ साथ अगर मैं समाज सेवा की बात करूं जी। तो बहुत सी संस्थाओं और संस्थानों ने जी। मुझे स्मारिकाएं संपादित करने का कार्यभार सौंपा है। जी सर। और मैं आपको बताते हुए हर्ष अनुभव कर रहा हूं कि मैंने अब तक 6 स्मारिकाएं जी। संपादित की है जी सर। और उनका बड़ा स्वागत हुआ है समाज में, और उन संस्थाओं ने मुझे सम्मानित भी किया है। जी। अच्छे काम के लिए लोग सम्मान भी करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये ईश्वर की देन है जी। तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। जी। आपने जैसे शुरू में कहा कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है। जी सर।
मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं, साहित्य समाज का प्रतिबिंब तो होता है। लेखक जो भी समाज में देखता है उसको अपनी लेखनी के द्वारा अंकित करता है, लेकिन लेखक का अपना व्यक्तित्व भी उसमें निहित होता है। जी बिल्कुल। समाज के अतिरिक्त लेखक का अपना व्यक्तित्व भी उसमें निहित होता है। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। आप मेरी रचनाएं पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मेरा रहन सहन, जी मेरा खान पान, मेरा व्यवहार, मेरा सामाजिक संपर्क जी और मेरी प्रवृत्ति, जैसे मैं अध्यात्म प्रवृत्ति का हूँ, जी ज़्यादातर पुस्तकें मेरी अध्यात्म पर भी हैं, तो उन सभी चीज़ों का, प्रवृत्तियों का भी उसमें लेखा जोखा रहता है। आप किसी भी लेखक की रचना को पढ़कर उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। जी सर बिल्कुल। अगर कोई लेखक अपनी कहानियों में, अपने उपन्यास में पार्टियों का जिक्र करता है, जी मदिरापान का जिक्र करता है, जी सिगरेट पीने का जिक्र करता है, जी तो इसका मतलब ये है कि उसके जीवन में कहीं कहीं इन चीज़ों की अहमियत है। जी अगर कोई अध्यात्म की बात करता है तो आप उसके व्यक्तित्व का अनुमान ये लगाएंगे कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति। जी। जैसे हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य जब पढ़ते हैं तो वो मूल रूप से संस्कृत के विद्वान थे, जी तो उनके उपन्यासों में संस्कृत के शब्द कई हमें देखने को मिल जाते जी जी हैं। जी ऐसे जी, कई हाँ। साहित्यकार हैं। जैसे दिनकर जी की बात करें जी सर। तो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, जी जी बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी की तरह ही वेद उपनिषद पढ़े थे। जी बिल्कुल। वो भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। जी उनकी सर। सारी रचनाएं पढ़िए आप, महाभारत के इर्द गिर्द घूमती हैं। जी तो ये एक लेखक का क्षेत्र होता है कि वो किस क्षेत्र में विचरता है, जी। उसकी भावनाएं वैसी बन जाती हैं। सर मेरा अगला सवाल ये है कि आपने एक हिंदी अध्यापक और हिंदी प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है, जी तो एक हिंदी अध्यापक और प्रोफेसर के रूप में आपने मतलब क्या हिंदी में सेवा की या क्या क्या कार्य करे, थोड़ा बताइए हमें। हाँ मुकेश जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी स्वेच्छा से अध्यापक बना। जी सर। मैं अध्यापक बनना चाहता था जी और ईश्वर ने मेरी वो प्रार्थना स्वीकार की, जी मेरा मार्गदर्शन हुआ। मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अपने जीवन का कैरियर शुरू किया था वो रेलवे विभाग से किया था। जी सर। तो रेलवे विभाग में मेरी रुचि नहीं थी, जी क्योंकि वो लेखन कार्य था, उसमें क्लैरिकल काम था, तो मेरी उसमें रुचि नहीं बनी। जब मैंने प्रभाकर की परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए दाखिला भरा, जी तो साहित्य पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। जी उसमें मेरी रुचि बढ़ी। उसमें एक कड़ी और जोड़ता हूं कि मेरे पिताजी जो थे वो हिंदी संस्कृत अध्यापक थे। जी मूलतः संस्कृत अध्यापक थे, लेकिन हिंदी की कक्षाएं वो घर पे पढ़ाते थे। जी एमए तक के विद्यार्थी उनके पास आते थे। जी प्रभाकर की कक्षाएं लगती थी हमारे घर में। जी तो वो जो सुनने के बाद प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर जी हिंदी साहित्य का, घर के संस्कारों में ही संस्कारों में से ही वो जी निकले। जी तो एक पिताजी का आदर्श अध्यापन का स्वरूप देखकर मेरे मन में आया कि ऐसा अध्यापक होना चाहिए। तो मैंने जब प्रभाकर की परीक्षा पास कर ली तो मेरा रुझान बढ़ा हिंदी साहित्य की तरफ। जी हिंदी साहित्य पढ़ा, साहित्य संगम में रचनाएं लिखी जी और उसके बाद मुझे जॉब मिली हिंदी अध्यापक की जी प्राइवेट स्कूल में। जी उस स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते, बच्चों को साहित्य पढ़ाते पढ़ाते, हिंदी भाषा पढ़ाते पढ़ाते मैं हिंदी के उस अंबार में घुस गया। जी इतना साहित्य पढ़ा और पुस्तकें भी पढ़ी, नावल पढ़े, प्रेमचंद जी को पढ़ा, जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ा, जी इवन यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़ा। जी तो कुछ, हाँ, गद्य लेखकों में मैंने मुंशी प्रेमचंद जी को बहुत पढ़ा जी और उनका ही कुछ ऐसा प्रभाव हुआ साहित्य का कि मुझे लगा कि अगर कोई बर्तन भर जाए ना तो वो बाहर निकलने लगता है। तो जो साहित्य पढ़ा मैंने, अब ये समय आ गया था कि अब इसको कहीं लिखा भी जाए। जी सर। तो उसमें कुछ कविताएं लिखी, जी हिंदी में भी लिखी, पंजाबी में भी लिखी। जी तो उसके बाद फिर मैंने कहानियां भी लिखी, जी निबंध भी लिखे। जी सबसे बड़ी बात हुई जब लेखक लिखता है और उसको
प्रकाशित होने का अवसर मिल जाए जी। तो फिर उसका उत्साह बढ़ जाता है। जी। जब आप पहली बार छपते हो और लेखक के उस लेखन को लोग पढ़ते हैं जी। और आपकी प्रशंसा करते हैं, फिर आपका उत्साह बढ़ता है, फिर वो यात्रा रुकती नहीं है। जी। फिर एक दो पुस्तकें प्रकाशित हो गई तो उसमें मेरा हौसला और भी बढ़ा। इसी बीच में अपने एक स्वर्गीय मित्र का जिक्र करना चाहता हूँ। जी सर। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे लेखन कार्य में। जी। वो मेरे मित्र थे जसवीर सिंह जस, पंजाबी के लेखक थे वो। हमने ना शहर, जो आजकल भगत सिंह नगर कहलाता है, उसमें DAN कॉलेज में, एजुकेशन कॉलेज में, दोनों ने टीचर्स ट्रेनिंग की थी, OT की, जी। हिंदी टीचर बनने के लिए। तो वो पंजाबी की OT कर रहा था, मैं हिंदी की OT कर रहा था। जी। तो हमारा संयोग ऐसा हुआ कि वो पंजाबी साहित्य सभा का सचिव बना, जी। मैं हिंदी साहित्य सभा का सचिव बना। जी। हमें दोनों को एक साथ काम करने का मौका मिला, फंक्शन हमारे इकट्ठे होते थे। जी। तो उसने मुझे कुछ पंजाबी में लिखने की चेटक डाल दी। जी। वो असल में बाल साहित्यकार था, जी। बच्चों के लिए कविताएं लिखता था। उसको काफ़ी पुरस्कार भी मिले हैं, केंद्र सरकार की ओर से भी, पंजाब सरकार की ओर से भी। तो उसने मुझे लेखनी, मेरी कलम को सुधारने का काम किया। मैं कुछ लिखता था तो वो उसमें संशोधन कर देता था। फिर उसने 2-3 पत्रिकाओं में भेज दी मेरी रचनाएं। जी। एक प्रीत लड़ी पत्रिका निकलती थी, पंजाबी के काफी पंजाबी की, मशहूर। पुरानी थी, हाँ, जी सर। उसमें भी छपी। उन्हीं का एक बाल संदेश निकलता था जी। पत्रिका, उसमें भी छपी। फिर एक भाषा विभाग पंजाब की ओर से पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियाँ, बच्चों का मैगजीन निकलता था, जी। उसमें भी मेरी रचनाएं छपी। जी। तो फिर ये आगे सिलसिला चलता गया। जब हमने आकर अपने अपने स्कूलों में हिंदी या अध्यापक या पंजाबी अध्यापक के तौर पर ज्वाइन कर लिया, जी। तो हमारा संपर्क नहीं टूटा बल्कि बढ़ता गया। जी। अचानक उसने भी BA कर ली, स्कूल में बैठे बैठे मैंने भी कर ली। उसने एक दिन पत्र भेजा मुझे, उस समय पत्रों का चलन था, जी। कि मैं तो MA पंजाबी करने लगा, जी। आप भी कर लो हिंदी की MA। मैंने कहा भाई प्राइवेट MA तो कोई यूनिवर्सिटी करवाती नहीं, और पंजाब में कहीं हिंदी की पत्राचार से है नहीं। कहता नहीं, पंजाबी की है, मैं कर रहा हूँ। मैं कहा ठीक है। इसी बीच मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि राजस्थान में पत्राचार से MA हिंदी हो रही है, जी। पहला ही वर्ष है उनका, दाखला भर दो। जी। मैंने दाखला भर दिया। 2 वर्षों में स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मेरी आपकी MA भी होगी। जी। तो ये उस दोस्त का, मेरे का, एक प्रेरणा स्रोत है जी। कि जिसके कारण मैं MA हिंदी की, MPhil की, PhD की, और आज आपके सामने सेवा मुक्त प्राध्यापक के तौर पर बैठा हूँ। सर, आप गवर्नमेंट बठिंडा कॉलेज, जो कि इस फरीदकोट शहर का काफ़ी पुराना और मानित कॉलेज है, जी और हम जैसे कई विद्यार्थी उसमें पढ़े हैं, आपने पढ़ाया है, जी। तो आप सर वहाँ काफ़ी वर्ष आपने वहाँ सेवाएं दी हैं अपनी, और एक हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में जी। आपने कॉलेज में मतलब क्या क्या आपने कार्य किए सर अपने समय में? ये बड़े इत्तेफाक की बात है कि मुझे जो पहले नियुक्ति मिली थी वो जीरा कॉलेज में मिली थी बतौर डी प्राध्यापक। जी सर। एक सौभाग्य की बात यह भी रही कि वहां पर मैं अस्थायी रूप से काम कर रहा था, जी। एडहॉक के प्राध्यापक के रूप में। जब PPSC की ओर से मेरा चयन हुआ जी। बतौर रेगुलर प्राध्यापक हिंदी, तो मुझे कॉलेज भी वही दिया गया, गवर्नमेंट कॉलेज जीरा। जी। तो बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे कि लोगों को दूर दूर कॉलेज मिले थे, मुझे वही कॉलेज मिल गया, जी। और मेरे घर के पास भी था क्योंकि मैं फिरोजपुर में रहता था, मेरे जिले में मिल गया मुझे। जी। तो वहां पर संख्या बहुत कम थी बच्चों की। जी। संख्या कम होने का कारण था कि काफी देर से वहां पर हिंदी का प्राध्यापक नहीं था। जी। जब मैं एडहॉक के तौर पर काम किया तो मैंने कुछ संख्या बढ़ाई वहां पे। जी। 2-3 साल मुझे काम करने का मौका मिला। तो जब मैं रेगुलर होकर आया तो मेरा उत्साह और बढ़ा। मैंने कहा अब तो ये मेरा ही कॉलेज है, यहीं रहना है मुझे। तो मैंने संख्या बढ़ाई। जब एडमिशन होती थी मैं बच्चों को प्रेरित करता था, जी। तो अच्छी संख्या होगी।
तो वहाँ पर मैंने बच्चों के अंदर हिंदी के प्रति रुचि पैदा करने के लिए कुछ कार्यक्रम किए। जी। कार्यक्रम मतलब मैंने बच्चों की कुछ प्रतियोगिताएं कराई, जी। उनको छोटे छोटे प्राइज देने शुरू किए। इसी बीच मेरा स्थानांतरण हुआ गवर्नमेंट बरजिंदरा कॉलेज फरीदकोट में। जी। यहाँ प्रिंसिपल मुख्तियार सिंह जी थे, जी। वो पहले जीरा में मेरे प्रिंसिपल थे। तो जब उनका स्थानांतरण यहाँ हुआ तो उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था जीरा में, जी। तो उनके मन में ये भावना आई कि उस आदमी को यहाँ होना चाहिए। जी। तो वो यहाँ फरीदकोट में ही रहते थे, तो उन्होंने एक दिन घर पे बुलाया मुझे और कहने लगे, भाई मैं तेरे को फरीदकोट लाना चाहता हूँ, तुम तैयार हो? ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए कि पहले मुझे पूछा। मैंने कहा जी अगर मुझे अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो मुझे क्या आपत्ति है। कहते ऐसे करना, ट्रांसफर का फार्म भर दो। मैं खुशी खुशी घर आ गया। अगले दिन कॉलेज गया, मैंने फार्म लिया कॉलेज से और मैंने ट्रांसफर का फार्म भर दिया। यकीन मानिए, पता नहीं उन्होंने क्या किया, उन्होंने पता नहीं ईश्वर ने क्या किया, मेरा स्थानांतरण हो गया। मैं बरजिंदरा कॉलेज में आ गया। ये 89 की बात है। 89 में मैं यहाँ आ गया। तो मुख्तियार सिंह जी भी बड़े खुश हुए कि चलो मेरा प्रयास सफल हो गया। तो मेरा घर यहाँ पर था, मेरे मिसेज केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी हिंदी थे, तो मुझे भी खुशी हुई कि चलो मैं अपने घर आ गया हूँ। तो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या बहुत थी फरीदकोट। हाँ, उसका कारण यह था कि यहाँ 2 पद थे हिंदी अध्यापक के। एक मैडम उमा शशि शर्मा थे, वो पहले मेरे सीनियर थे, यहाँ पढ़ा रहे थे, और दूसरी पोस्ट जो खाली हुई उस पर मेरा स्थानांतरण हुआ था। हम दोनों ने मिलकर काफ़ी, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी। उनको भी उम्मीद थी कि कोई ना कोई दूसरा टीचर आएगा तो मैं अपना कार्यभार उनको सौंप दूंगी। तो 1-2 महीने बाद ना कॉलेज का मैगजीन छपना था, तो उनको भी मीटिंग में बुलाया गया। तो उन्होंने कहा जी देखो मैंने इतने साल काम कर लिया है, अब जो नया टीचर आया उसको ये दे दो। तो प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, उनको बुला लो। मुझे बुलाया गया। कहते भी आपको ना कॉलेज का मैगजीन देना है, आप संपादक होंगे हिंदी विभाग के। वो कहते ना अंधा क्या चाहे 2 आंखें। जी। तो मुझे वो संपादक बना दिया गया। तो मैंने बच्चों से संपर्क किया, रचनाएं इकट्ठी की। उस समय ना टेस्ट होता था छात्र संपादक के लिए। जी। मैंने 2 संपादक चुनने थे, छात्र संपादक, तो मैंने टेस्ट रख लिया। एक लड़का चुनना था, एक लड़की चुननी थी। तो जिसके नंबर ज़्यादा थे मैंने मार्किंग करके निकाल दिया उनको। बच्चे भी बड़े खुश हुए। तो उस तरह से ये कॉलेज में मेरा लेखन पठन का सिलसिला शुरू हुआ। फिर मेरे मन में आया कि बच्चे जो है ना वो हर साल लाने पड़ते हैं खींच कर एडमिशन के टाइम। कोई ऐसा किया जाए कि बच्चे अपने आप विषय चुने हिंदी का, कोई रोचक बनाया जाए। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये नए बच्चों को बताएं कि आप हिंदी रखो, उसके लाभ बताएं। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंसिपल साहब को पहले कॉन्फिडेंस में लिया, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। हिंदी दिवस में नहीं, उससे पहले ही एक भाषण प्रतियोगिता कराई। ये तो हिंदी दिवस की तैयारी थी। अच्छा सर, प्री प्लान था। हाँ, तो मैंने उनको भाषण प्रतियोगिता के विषय दिए। तो विषय के अनुसार उन्होंने अपने पेपर तैयार किए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भी किसी किताब से लिख के ले आओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आदत तो डालो। जी सर। मंच पर खड़े होने का एहसास तो जुटाओ, आपकी टांगे तो नहीं कांपनी चाहिए ना। तो उनको मैंने भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से एक तो पहले लिखने का, भाषण लिखने का अभ्यास कराया। देखकर भी लिखोगे तो अभ्यास तो हो गए ना। फिर मैंने उनको मंच पे खड़ा होना सिखाया। बच्चे तैयार नहीं होते थे, उनको बताना पड़ता था, उनको समझाना पड़ता था। फिर बीच में से 1-2 बच्चे निकल ही आते हैं कि मैं मंच संचालन करता हूँ, मैं भाषण देता हूँ। इसी तरह मैंने मंच संचालन की ट्रेनिंग भी दी उनको। और बच्चे याद करते हैं, जो अपने स्कूलों में कार्यक्रम करवाते हैं वो याद करते हैं कि हिंदी वाले सर ने हमें बताया था। तो
मुकेश जी, ये समय समय की बात है। उस समय मैंने बच्चों की प्रतियोगिताएं कराई, उनको पुरस्कार भी दिए। ठीक क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। कितना बड़ा पुरस्कार देना होता है आपने? 20, 25, 30 रुपए का पुरस्कार, बच्चे खुश हो जाते हैं, उसमें क्या है? ठीक है। और उन्हें भी उत्साह मिल जाता है कि उत्साह पुस्तक। मिलता है। ठीक है। सर, आपने पंजाबी में भी साहित्य लिखा है, तो कृपया हमें अपने लिखे हुए पंजाबी साहित्य के बारे में भी थोड़ा परिचय करवाएं। हाँ, जैसा मैंने शुरू में बताया कि मेरी मातृभाषा है, पंजाबी है। मैं गांव का मेरा जन्म है, जी गांव के वातावरण में मैं पला बढ़ा, और शुरू से पंजाबी पढ़ी है जी स्कूलों में। और उसके बाद मैं आपको उसी कड़ी में बताता हूँ कि मैंने जब अपना अध्ययन यात्रा चल रही थी, तो जब मैं एम फिल कर लिया, पीएचडी कर लिया, जी तो उसके बाद मेरे मन में ये धारणा आई कि पंजाब में रहकर अगर पंजाबी नहीं पढ़ी तो फिर पंजाबी के साहित्य से आप वंचित रह जाओगे। जी सर, बिल्कुल। गुरुओं की वाणी है, इतना बड़ा साहित्य है। जी मैंने भाई गुरदास जी पर काम किया है, जी उनकी वाणी गुरुमुखी में थी। जी उसके बाद पीएचडी का जो काम मैंने किया है वो है निर्मल संतों का हिंदी साहित्य को योगदान। जी और मुकेश जी, आप यकीन मानिए कि उस समय काम करते हुए मुझे इतना ज्ञान का भंडार मिला, जी क्योंकि निर्मल संतों की सारी वाणी जो है वो गुरुमुखी में है, भाषा उसकी भी ब्रज है। जी बड़े बड़े ग्रंथ हैं और बड़े बड़े विद्वानों ने लिखे हुए ग्रंथ आज दीमक खा रही है, उनको कोई संभालने वाला नहीं। दुख होता है। तो जब मैं काम कर रहा था पीएचडी का, तो उस समय मुझे पंजाबी की काफ़ी पुस्तकें पढ़ने को मिली। उसके बाद फिर मेरा रुझान ऐसा बढ़ा पंजाबी के प्रति कि मैंने एमए पंजाबी भी की, जी बरजिंदरा कॉलेज में रहते हुए जी मैंने एमए पंजाबी पास की, और उससे मुझे साहित्य पढ़ने का, पंजाबी साहित्य पढ़ने का मौका मिला। जी गुरु नानक की वाणी से लेकर और गुरु अर्जन देव जी तक, मतलब जितनी भी, गुरु तेग बहादुर जी की वाणी पढ़ी मैंने, जी और दशम ग्रंथ पढ़ने का मौका मिला मुझे। जी तो मैंने उस पर काम भी किया, जो जो मैंने पढ़ा उस पर मैंने काम भी किया, उस पर मैंने लेख भी लिखे, काफ़ी लेख लिखे मैंने, जी और वो लेख छपे भी मेरे। जी सर। एक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से पत्रिका निकलती है, गुरुमत ज्ञान, जी जी हिंदी में निकलती हिंदी में जी निकलती है। और मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं जो भी लेख लिखता था जी वो उसमें प्रकाशित कर देते थे। जी पर मेरे मन में एक दिन आया, मैंने कहा यार कमाल है, ये परमात्मा की देन है। तो मतलब उसमें कोई अमूल चूल, वो गुरबाणी के अंक जरूर लिखते थे, जो गुरबाणी में अंग होते हैं ना उनकी बाणी के, तो वो जरूर उसमें दर्ज करते थे, और कुछ स्पेलिंग ठीक कर देते थे गुरबाणी के, वो अपने अनुसार लिख देते थे। लेकिन मुझे ये प्रोत्साहन मिला कि ये मेरे इस नाचीज के लेख को भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसी सिरमौर संस्था है जो, जी बिल्कुल। वो स्वीकार कर लेती है। जी तो मेरा बड़ा उत्साह बढ़ा इससे, और बाद में मैंने काफ़ी लेखों को संकलित करके एक पुस्तक भी तैयार की। जी इसी तरह मैंने पंजाबी में भी लेख लिखे जी गुरबाणी के बारे में, और उसके लिए भी मैंने एक पुस्तक तैयार की, सतपुरख जिन जानिया। जी क्योंकि गुरबाणी पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा अभ्यास हो गया था कि मैं हिंदी में तो लिखता ही था, पंजाबी में लिखने का भी अभ्यास हो गया। जी तो मेरी अब तक जो है 3 पुस्तकें काव्य पुस्तकें हैं जी पंजाबी में, और 3 पुस्तकें मेरी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। जी और इसके अलावा मैंने बाबा फरीद जी की वाणी पर भी बहुत काम किया है। ये नगरी भी बाबा फरीद जी बाबा फरीद की कृपा है मुझ बिल्कुल पर। बिल्कुल। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि बाबा फरीद जी ने मुझे शायद लाया ही इसलिए, बाबा फरीद के इस नगरी में इस नगरी में कि मेरी सेवा करेगा। जी तो मैंने जो जो मुझे प्रेरणा मिलती रही, मैं वैसा वैसा लिखता रहा। जी जी। सर, सरकार की ओर से आपने देखी हिंदी में भी बड़ा काम किया, पंजाबी की भी साहित्य सेवा की, तो सरकारी सहायता भी आपको कभी प्राप्त हुई है? हाँ, एक बार मैंने जिक्र किया आपसे कि जब मेरी पहली काव्य रचना, शब्दों की रचना प्रकाशित हुई, तब भाषा विभाग की ओर से अनुदान मिला मुझे, जी उन्होंने प्रकाशित कराई थी। उसका लोगो भी लगा हुआ है भाषा विभाग का मेरी किताब के ऊपर। जी
तो वही एक सहायता मानी जा सकती है सरकार की ओर से। तो उसके बाद कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं जो या तो मैं उसके काबिल नहीं अभी, मतलब मैंने आवेदन तो किया लेकिन अभी तक मेरा वो नंबर नहीं आया यह कहना चाहिए। तो अभी मैं प्रतीक्षा सूची में हूँ। ओके। तो सर आपको सम्मान भी प्राप्त हुए हैं? हाँ, सम्मान मुझे बहुत मिले हैं। जैसे सर? मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं 2000 में जब मिलेनियम ईयर आया जी तो दिल्ली की एक संस्था है राष्ट्रीय हिंदी सेवी सहस्राब्दी सम्मान, जी उनकी ओर से मुझे दिया गया। जी मैं दिल्ली गया था सम्मान लेने के लिए। जी। तो वहाँ शायद मुझे भूल रहा है कहाँ पर आयोजन हुआ था, राजेंद्र मार्ग पर है, कोई है बिल्डिंग, मुझे अब बिल्डिंग का नाम नहीं याद। तो वहाँ पर आयोजन, बहुत भव्य आयोजन हुआ था। जी तो जो प्रयाग में है हिंदी साहित्य नागरी प्रचारणी जी नागरिक सभा, तो उनकी ओर से भी वहाँ सौजन्य से काम आयोजन हुआ था। जी तो 2-3 संस्थाएं मिलकर वहाँ पर सम्मान दे रही थी। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति प्रबोधक महासंघ है वहाँ पर, जी उनकी ओर से ये मुझे सम्मान दिया गया। जी तो मुझे सबसे पहले तो इस बात की प्रसन्नता हुई कि मुझे एक राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है। जी पहली बार मुझे कोई राष्ट्रीय सम्मान मिला था। जी उसके बाद प्रयाग से एक संस्था है, उन्होंने मुझे सम्मान दिया, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य शिरोमणि सम्मान। जी तो उसमें मुझे उन्होंने एक वो भेजा, पुस्तकों का सेट भेजा, जी एक शॉल भेजा, एक नारियल भेजा और एक सम्मान पत्र जी भेजा। तो मुझे लगा कि अब मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है लेखक बन गया हूँ। जी सर। तो इस तरह से प्रोत्साहन काफ़ी मिला है मुझे। जो यहाँ के दशहरा कमेटी है फरीदकोट की लोकल, तो वहाँ पर मुझे उन्होंने मेरे साहित्य को देखते हुए, साहित्य सेवा को देखते हुए, मेरे अध्यापन कार्य को देखते हुए, मेरी और सामाजिक गतिविधियों को देखते हुए मुझे फरीदकोट रत्न का सम्मान दिया। फरीदकोट रत्न? हाँ, और अब मैं फरीदकोट रत्न भी हूँ और मेरे अंतर्राष्ट्रीय लेखक और कवि भी हूँ। और इसी तरह मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया है संस्थाओं ने और संस्थानों ने। सर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह? हाँ, यहाँ पर ना एक सम्मेलन हुआ था फरीदकोट में, उनके देहावसान से पहले वो आए थे यहाँ 2 वर्ष पहले शायद। तो यहाँ सारी जितनी भी एनजीओज थी, जितने क्लब थे, जितनी संस्थाएं थी, सामाजिक संस्थाएं थी, उन सब ने इकट्ठे होकर उनका सम्मान करना था। तो ज्ञानी जी क्योंकि इस एरिया से बड़े लगे हुए, जुड़े हुए थे, उनका गांव भी, गांव संधवा पास में ही है, तो उनको इस एरिया से लगाव था। क्योंकि संघर्ष के दिनों में, स्वाधीनता संग्राम के दिनों में भी उन्होंने बहुत यहाँ पर संघर्ष किया था। तो उस दृष्टि से वो यहाँ आए तो लोगों ने उनका बड़ा सम्मान किया। यहाँ दरबारगंज में कार्यक्रम हुआ था। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप मेरा सम्मान तो कर रहे हो, मैं तो सम्मान के योग्य नहीं हूँ, मैं आपकी ये बड़प्पन है कि आप, मैं तो यहाँ का सेवक हूँ। राष्ट्रपति कहते हुए भी उन्होंने, होते हुए भी उन्होंने ये शब्द कहे कि मैं तो आपके इलाके का सेवक हूँ भाई। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं कुछ शहर के लोगों को सम्मानित करूंगा। तो जितनी भी संस्थाएं थी उन्होंने फिर एक सूची बनाई और मुझे फख्र होता है कि उस सूची में मेरा भी नाम शामिल था। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि आपको, जब मैं कॉलेज में नया नया आया था तो मैंने बहुत काम किया था यहाँ कॉलेज में, तो मेरी चर्चा होने लगी थी यहाँ, तो उन्होंने मेरा नाम भी शामिल किया। तो मुझे संदेश भेजा गया कि आपको वहाँ सम्मानित करना है, तो आप वहाँ आइए शाम को, रात का कार्यक्रम था। तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैंने कहा भी चलो इतने बड़े आदमी से मुझे सम्मान मिल रहा है। तो फिर वो लोगों को, पहले तो उन्होंने भाषण दिया, फिर लोगों को, फिर लोगों ने उनको सम्मानित किया, फिर उन्होंने लोगों को बुलाना शुरू किया। तो बीच में मेरा भी नाम था, तो मैंने उनसे अभिवादन किया और फिर उन्होंने कहा नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया, मुझे पता है आप हमारे कॉलेज का नाम बढ़ा रहे हो। और फिर मुझे बहुत हर्ष हुआ, मैंने कहा यार ऐसे लोगों से सम्मान मिलना तो गौरव की बात है। ये चित्र मुझे लगता है उसी समय, ये चित्र उसी समय का है। मैंने यादगारी चित्र रखा हुआ है अपने पास।
सर, जो हमारा पंजाब का हिंदी साहित्य है, जी, उसको आप किस दृष्टि में देखते हैं? देखिए, पंजाब का जो हिंदी साहित्य, इसमें इसको हमें ये कहना चाहिए कि पंजाब में रचित हिंदी साहित्य। जी, 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 तो पहले तो कुछ वर्षों तक इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया गया, जी, विद्वानों का ध्यान इस ओर गया ही नहीं। जी, जब मैं पीएचडी का काम कर रहा था तो मेरे ध्यान में ये बात आई कि एक शमशेर सिंह अशोक हैं, जी, उन्होंने पेप्सू का हिंदी साहित्य नाम की छोटी सी पुस्तक लिखी है। अच्छा, पेप्सू का हिंदी साहित्य, जी। पेप्सू एक अलग हिस्सा था पंजाब का, बाद में वो पंजाब का। इमर्ज हो गया था बाद जी, में। हाँ, तो उस पुस्तक को देखने के बाद मुझे लगा, मैंने कहा ये तो छोटा सा काम है, इसके लिए बड़ा काम होना चाहिए। जी, फिर जब मैंने बेदी जी से बात की, मैंने कहा जी ये पंजाब का हिंदी साहित्य, पेप्सू का हिंदी साहित्य, तो ये मेरी समझ से तो बाहर है, इस पे काम क्यों नहीं हुआ? जी, वो कहते इसीलिए मैं अब अपने विद्यार्थियों को पंजाब के हिंदी साहित्य पर काम करवा रहा हूँ। जी। उनका भी पंजाब के हिंदी साहित्य हाँ में बिल्कुल, बहुत उन बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। उन्होंने ऐसे ऐसे काम करवाए हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते थे। जी, उन्होंने पंजाब के राज दरबारी कवियों पर काम करवाया, जी, गुरु गोविंद सिंह जी के दरबारी कवियों पर काम करवाया। जी, उन्होंने वो जो मुझे तो अब नाम ही नहीं, गुरु बिलास पर काम करवाया उन्होंने, तो निर्मले संतों पर काम करवाया, जी, उदासी संतों पर काम करवाया, जी, और भाई गुरदास जी पर काम करवाया उन्होंने। और भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे ग्रंथ हैं जिन पर उन्होंने काम करवाया है, जी, जो पंजाब में लिखे गए, लेकिन उनकी भाषा ब्रज रही जी, और उनकी लिपि गुरमुखी रही। जी, इसी कारण से इस पर काम नहीं हुआ, ये अज्ञानतावश ही कह सकते हैं आप, इस पर काम नहीं हो सका। जी, तो अब इस पर काम होने लगा है, जी, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सहगल, जी, डॉक्टर हरभजन सिंह, जी, ईश्वर सिंह तांग, और डॉक्टर हरमिंदर सिंह बेदी, जी, डॉक्टर शमीर सिंह, जी, और भी बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस पर काम किया है। लालचंद गुप्त मंगल जी, कुरुक्षेत्र से हैं, उन्होंने बहुत सा काम किया है। तो अभी भी बहुत सा ऐसा काम, मैं बता रहा हूं ना कि बहुत से ग्रंथ ऐसे हैं जो दीमक की भेंट चढ़ गए हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। पाकिस्तान में लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के जो पुस्तकालय था, जी। उसमें बहुत सी पांडुलिपियां उधर ही रह गई, काम ही नहीं हो सका उस पर। सर, पंजाब के हिंदी साहित्य को आपकी नज़र में आगे इसका क्या भविष्य हो सकता है? क्या चुनौतियां हैं पंजाब के हिंदी साहित्य को, और उनका समाधान भी क्या हो सकता देखो, चुनौतियां तो बहुत हैं। है? जी, स्कूल में हिंदी पढ़ाने से लेकर विद्यालयों में हिंदी के पाठ्यक्रम को लेकर, जी, और विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को लेकर, और शोध कार्य में ईमानदारी को लेकर, जी, सब जगह चुनौतियां ही चुनौतियां। अगर हम वास्तव में हिंदी का उद्धार चाहते हैं, हिंदी साहित्य का विकास चाहते हैं, जी, विशेषतः पंजाब के हिंदी साहित्य का, जी, तो उसमें हम पंजाब के लोगों को इस ढंग से प्रेरित करें जी, कि पुस्तकालयों में अवसर प्रदान किए जाएं, पांडुलिपियों को प्रकाशित कर दें। जी, मैं आपको बताता हूं कि जब मैं कनखल में गया, पंचायती अखाड़ा निर्मल संप्रदाय का जो है, वहां 3 दिन रुका। टेप रिकॉर्डर था मेरे पास और कैमरा भी था, एक मेरा सहयोगी भी था मेरे साथ। उस समय के जो महंत थे, बड़े महंत थे उनका, तो उनका एक शिष्य था पास में, तो उसने, मैंने जब निवेदन किया कि मैं आपका पुस्तकालय देखना चाहता हूँ, जी, क्योंकि मुझे बेदी जी ने बताया था कि जिस भी आप जाओगे ना डेरे में, वहाँ उनकी लाइब्रेरी जरूर देख के आना कि वहाँ कौन कौन से ग्रंथ पड़े हैं। जी, आप यकीन मानिए, जब मैंने बड़े महंत जी से निवेदन किया तो उन्होंने छोटे अपने शिष्य को बोला कि ऊपर लाइब्रेरी दिखाओ इनको। आप यकीन मानिए, वो आधा घंटा इधर उधर भटकता रहा, वो आखिर में आकर कहने लगा कि उसकी चाबी नहीं मिल रही। अब आप बताइए
कि जिसकी चाबी गुम होगी हो, इसका मतलब वो खुलती नहीं है लाइब्रेरी। जी। तो चाबी तो रोज पता होनी चाहिए कहाँ पर है, जी। चाबी नहीं मिली। फिर उन्होंने कहा कि आप कोई उपाय करो, दूसरी चाबी लगा के देखो, तीसरी लगा के देखो। खैर जी, उस आदमी ने गुरुजी के कहने पर, अपने आदेश पर, वो किसी तरह ताला खोल दिया। जब मैं अंदर गया, जमीन पर बिना जिल्द वाली किताबें, उनके पन्ने बिखरे पड़े जमीन पर। इसका मतलब सालों साल वो लाइब्रेरी खुली नहीं थी। उसकी ये अवस्था देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने जो शेल्फ में पड़ी थी किताबें, तो उनको देखना शुरू किया, तो वो जर्जर हो चुकी थी और दीमक लगी हुई थी, मतलब पढ़ने के काबिल नहीं थी। फिर एक अलमारी मुझे ऐसी दिखी जिसमें कुछ सुरक्षित किताबें थीं, क्योंकि उसका दरवाज़ा बंद था। मैंने एक दो किताबें देखी तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। वो संत गुलाब सिंह निर्मला जी की किताब थी शायद, वो भाव और सामर्थ्य थी शायद। एक वो अपने तारा सिंह नरोत्तम जी की रचना थी। तो मैंने वो किताबें देखी और मैंने वही रख दी। लेकिन मुझे लगा कि, मैंने कहा चलो कुछ तो यहाँ पर है। फिर मैं नीचे महंत जी के पास चला गया। मैंने इनको बताया, क्योंकि वो तो बुजुर्ग थे, वो तो ऊपर जा ही नहीं सकते थे। मैंने कहा जी, आपकी लाइब्रेरी का हाल तो बहुत ख़राब है, किताबें तो ख़राब हो रही हैं, इनको संभालना चाहिए। अब चक्कर ये है कि संभाले कौन? किसी को देना वो चाहते नहीं, खुद संभाल नहीं पाते, तो फिर नष्ट ही होंगी। तो फिर मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा स्वामी जी, कोई एक पुस्तक आप मुझे दे सकते हैं? कहते हम दे तो नहीं सकते, यहाँ बैठ के पढ़ लो। मैंने कहा जी, यहाँ बैठकर पढ़ने में तो दिन बहुत लग जाएंगे। मैंने कहा मैं इसकी फ़ोटो कापी ले लेता हूँ। कहते नहीं, हम बाहर नहीं ले जाने देंगे। मैं बड़ा मायूस हुआ। तो मैं मायूस होकर वापस आना ही था, तीसरे दिन वापस आ गया। उनका इंटरव्यू लिया मैंने निर्मल संतों के बारे में, वो लिखा है मेरे थीसिस में, लिखा हुआ है। ये बात आकर मैंने बेदी जी को बताई। बेदी जी कहते हमारा दुर्भाग्य यही है कि जिनके पास है वो देना नहीं चाहते, जो कर सकते हैं वो कर नहीं पाते, खुद वो करना नहीं चाहते, तो इसलिए साहित्य, काफ़ी साहित्य नष्ट हो गया। तो ये त्रासदी है हमारे पंजाब के हिंदी साहित्य की। जितनी ये भाषा विभाग पंजाब के पास है, सेंट्रल लाइब्रेरी में है, पांडुलिपियाँ गुरु नानक देव लाइब्रेरी में है, खालसा कॉलेज की लाइब्रेरी में है, और बहुत सी लाइब्रेरियाँ हैं यूनिवर्सिटीज़ में। पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत सी हैं पांडुलिपियाँ। तो वहाँ तो देखभाल होती है, सुरक्षित होता है। लेकिन अगर जैसे बेदी जी ने काम करवाया, जैसे डॉक्टर मनमोहन सहगल जी ने काम करवाया, ऐसे ही अगर दूसरे प्रोफेसर भी काम करवाएं यूनिवर्सिटियों में, पंजाब के हिंदी साहित्य का एक चैप्टर जो है, वो नवा अध्याय जिसको बोलते हैं, नया अध्याय शुरू हो सकता है। और बहुत सा काम करने वाला पड़ा है अभी तक। आधुनिक काल की बात नहीं कर रहा मैं, जो मध्यकाल की, रीतिकाल की रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं की बात करता हूँ। जो गुरबाणी साहित्य है, जो राज दरबारी साहित्य है, उसकी बात कर रहा हूँ। आधुनिक काल में तो बहुत साहित्य लिखा जा रहा है, वो अभी तो उसकी दोबारी बाद में आएगी। पहले जो पहले लिखा गया है उसकी संभाल नहीं हो रही। तो ये त्रासदी इसको कहना चाहिए कि पंजाब के हिंदी साहित्य के साथ एक त्रासदी है। हाँ, इतना हमें थोड़ा एहसास है कि हमने जो कुछ कर लिया है वो कम से कम सुरक्षित हो गया। सर, अब मेरा अंतिम सवाल ये है कि आप पंजाब के हिंदी पाठकों, लेखकों, अध्यापकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं तो अध्यापकों से यही अपेक्षा करता हूँ, वो हिंदी के अध्ययन अध्यापन में रुचि लें। चलो अच्छी बात है, नई तकनीक अगर आ गई है तो नई तकनीक को भी अपनाएं, लेकिन बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए कुछ गतिविधियों का संचालन करें। सृजनात्मकता की बहुत कमी है हमारे हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य में नहीं, स्कूलों कॉलेजों में जी। मतलब बच्चों में सृजनात्मकता की वो जो प्रतिभा है ना, वो कुंठित हो रही है।
उस प्रतिभा को जो है ना तेज धार करना पड़ेगा। उसके लिए परिश्रम तो अध्यापक को ही करना है। वो अवसर जुटाएगा, वो उनके लिए योजनाएं बनाएगा, वो उनको अवसर देगा और उसमें संलिप्त होगा। जब तक अध्यापक अध्यापन में संलिप्त नहीं होता है ना, तब तक बच्चों की रुचि नहीं बढ़ेगी। और क्रियात्मक रूप से उनको पढ़ाना होगा, थ्योरी से नहीं। हमारे समय में अध्यापक हमें निबंध का शीर्षक देते थे, निबंध हम खुद लिख के लाते थे, फिर वो चेक करते थे, जिसमें वो शुद्धियां निकालते थे, इसमें सुझाव देते थे, लिखने की कला सिखाते थे हमें। कहानियां भी आपने पढ़ी होंगी, शायद आपके टाइम तक होंगी, कि डैश वाली कहानियां होती थी कि इस कहानी को पूरा करके लिखो। उसमें क्रिएटिविटी आती है, बच्चा अपनी प्रतिभा से उसको पूरा करता है। पत्र लेखन का काम खत्म हो गया, अब लेटर कौन लिखता है? लेटर लिखते ही नहीं है, लेटर लिखना ही भूल जाएंगे बच्चे। तो कुछ क्रिएटिविटी के ऐसे वर्तनी की शुद्धियां बहुत है, वर्तनी की शुद्धियां बता ही नहीं रहा कोई, जैसा भी लिख दो ठीक है, क्योंकि अध्यापक को खुद नहीं पता होता क्या ठीक है। पहले अध्यापक को खुद प्रेपरेशन, अब कोई भी अध्यापक, मेरे तो नहीं लगता, चलो कुछ परसेंट छोड़ दो, ज्यादातर अध्यापक बिना तैयारी के क्लास में जाते हैं, पता ही नहीं होता क्या पढ़ाना है। बच्चों से पूछेंगे जाकर कि आज क्या पढ़ना है। तो ये प्रेपरेशन बहुत जरूरी है, मानसिक रूप से तैयार होना अध्यापक के लिए बहुत जरूरी है। और बच्चों की तरफ से भी अब हम बहाना लगाते हैं जी बच्चे जो है मोबाइल नहीं छोड़ते। मोबाइल छुड़वाने के तरीके भी तो है ना, उनको दूसरी ओर लगाओ, दूसरी कोई रुझान दो उनको। रुझान तो कोई है नहीं बच्चों के पास, रुझान दो ना उनको, कोई प्लेज, गेम प्लेज ऐसी बनाओ, कोई गेम्स ऐसी बनाओ कि बच्चों का ध्यान उधर से हटके उधर जाए। ये प्रयास तो टीचर को ही करना है। तो अध्यापक को पहले मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा ताकि बच्चों को तैयार कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, धन्यवाद तो आपका, आपने मेरे लिए समय निकाला और आपने मुझे अवसर दिया अपनी बातों को रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारे श्रोताओं का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे पूरे कार्यक्रम को सुना। मिलते हैं इसी कड़ी में अगले कार्यक्रम के साथ, किसी नए पंजाब के हिंदी लेखक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।